नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जो इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको स्टार्ट करेंगे आज हम। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने इंडियन पॉलिटी को पहले पढ़ा होगा तो काफ़ी अच्छी बात है उनके लिए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी ऐसा नहीं है कि चीज़ें समझ नहीं आएंगी एक बार में पढ़ने से। बट ऐसा कभी मत सोचना आप लोग कि आप लोगों ने सिर्फ एक वीक के अंदर उम्मीद की कि आप 10 दिन के अंदर या एक वीक में 2 वीक के अंदर आप इंडियन पॉलिटी को समझ सकते हो अच्छे से। आपने 4 लेक्चर देखे, आप उम्मीद करने लगे कि आपको इंडियन पॉलिटी समझ में आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं मेरे अकॉर्डिंग। तो आप वर्ल्ड के अंदर दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी टीचर के पास पढ़ लो आप जाके। अगर आपने पहले इंडियन पॉलिटी को नहीं पढ़ा हुआ है तो आप 1 वीक के अंदर 2 वीक के अंदर इसको नहीं समझ सकते। काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है ये। लेंथी का मतलब ऐसा नहीं कि इसको पढ़ने में आपको 2-3 साल लगेंगे, नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि कम से कम 3 महीने 4 महीने का टाइम आपको इसको देना पड़ेगा। आफ्टर दैट चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर होने का मतलब है कि फर्स्ट लेक्चर जब आप देखोगे तो चीज़ें तब भी आपको समझ में आएंगी, लेकिन काफ़ी से ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको जो वर्ड पॉलिटी के अंदर यूज होते हैं, शायद उनका मतलब आपको एक बार में क्लियर ना हो पाए उन चीज़ों को मतलब अच्छे से। तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेक्चर देखोगे उससे नेक्स्ट लेक्चर, तो वो सब चीज़ें अगेन बार बार रिपीट होती रहेंगी, और उसके बाद जैसे जैसे वो चीज़ें बार बार रिपीट होंगी तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो बस मेरे कहने का मतलब है कि आपने ऐसा नहीं है कि 1 लेक्चर देखा, 2 लेक्चर देखा, उसके बाद आपने ये वीडियोज़ को देखना छोड़ दिया। कम से कम 3 महीने 4 महीने या फिर एक बार कंप्लीट सिलेबस आप पूरा करो, फर्स्ट वीडियो से लेकर जैसे हमारा लास्ट चैप्टर तक कंप्लीट हम करते हैं वीडियोज़ को, तो आपने एक बार सारी वीडियोज़ को देखना है। उसके बाद आप अगेन दोबारा से, मेरा मानो तो आप अगेन दोबारा से वीडियोज़ को देखना स्टार्ट कर दो। जब आप दोबारा से इन चीज़ों को देखोगे तो आपको डबल बेनिफिट होगा चीज़ों का। जो शायद चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम में छूट जाती हैं ना, वो सब चीज़ें सेकंड टाइम में कवर हो जाएंगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप देखते हो तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो शायद हम मिस कर जाते हैं, हमें समझ में नहीं आती, हमारे ऊपर से निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कि क्या वर्ड था, क्या मीनिंग मतलब था उस चीज़ का। तो एक बार आप सिलेबस कंप्लीट करो, और सिलेबस ऑलमोस्ट मान के चलो 3 महीने से 4 महीने के अंदर आप काफ़ी स्लो करोगे ना, काफ़ी नॉर्मल स्पीड से भी करोगे सिलेबस को कंप्लीट, तो 3 से 4 महीने के अंदर आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो आसानी से। उसके बाद अगेन आपने क्या करना है, दोबारा से स्टार्ट कर दो। उसके बाद करीबन 1-1.5 महीना, लगभग 4 से 5 महीने के अंदर आपको इंडियन पॉलिटी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, अगर अभी तक आपने एक बार भी इसको नहीं पढ़ा है तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखो, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका फर्स्ट हमारी हेडिंग है, दैट इज डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड क्यों होने लगी थी। आपको पता है कि 1947 से पहले जो हमारा कंट्री इंडिया है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश को कंट्रोल करती थी, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो रूल रेगुलेशंस बनाती थी वही हमारे देश के अंदर लागू होते थे, अप्लाई होते थे। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो लंदन में बैठकर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रूल रेगुलेशंस वगैरह लागू करती थी वो इंडिया के अंदर लागू होते थे उस टाइम पर। तो अब हमारे देश के जो काफ़ी बड़े नेता हैं उस टाइम पर, जैसे महात्मा गांधी हो गए, और उसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफ़ी बड़े बड़े नेता थे, वो देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे, लड़ाइयाँ लड़ रहे थे बड़ी बड़ी। तो लेकिन उस इंडिपेंडेंस का क्या मतलब था, कि किस प्रकार की इंडिपेंडेंस चाहिए थी इन लोगों को, या किस प्रकार की इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। कि देश को आज़ाद तो करा देंगे, ठीक है आज़ाद हो गया, उसके बाद क्या करेंगे। क्योंकि हमारे देश के अंदर तो कोई उस टाइम पर ना कोई पार्लियामेंट है, ना हमारी उस टाइम पर कोई लोकसभा है, ना राज्यसभा है, उसके अलावा ना हमारे देश का खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। देश को ऑपरेट कैसे करेंगे। अगर देश आज़ाद भी हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें आज़ाद कर दिया, चलो ठीक है आज़ाद कर दिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आफ्टर दैट क्या होगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रूल रेगुलेशंस बनाएगी वही रूल रेगुलेशन हम अगेन अपने देश के अंदर लागू करेंगे। फिर फ़ायदा क्या हुआ इंडिपेंडेंस का। तो अगर हमारा देश कल को आज़ाद हो जाता है, इंडिपेंडेंस हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था उस टाइम पर। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि वो हमारे लिए, तो उस टाइम पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत थी, जो हमारे लिए हमारे देश का खुद का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करे। और जब हमारा देश आज़ाद हो जाए, मतलब अगर खुद का हमारा इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वही हमारी एक्चुअल इंडिपेंडेंस थी, हमारे देश की एक्चुअल आज़ादी थी वही। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत थी। तो वही हम पढ़ेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कहाँ से शुरू होती है। तो जो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था ये किन्होंने दिया था, ये दिया था M.N. रॉय ने। किसने दिया था, M.N. रॉय ने 1934 के अंदर।
ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। M.N. रॉय 1934। ओके, तो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया अगर आपसे पूछे कि इन्होंने दिया था तो ये दिया था M.N. रॉय ने 1934 के अंदर। इसके जस्ट एक साल बाद 1935 के अंदर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की थी कि हमारे देश की एक खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। 1935 में किन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि हमारे देश की खुद की क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। और 1938 के अंदर इस कांग्रेस के ब्याह पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ब्याह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्होंने कहा था कि हमारे देश की एक खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए और जिसका जो हमारी खुद की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसका जो वो क्या की जाएगी, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे उसका इलेक्टेड की जाएगी। मतलब अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि वोटिंग सिस्टम के हिसाब से, जैसे आज की डेट में हमारे नहीं होता कि 18 साल से उम्र का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है, तो सेम उसी प्रकार से वोटिंग के माध्यम से उस चीज़ का या उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और दूसरी बात, जो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा उसके अंदर किसी भी प्रकार का आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आउटसाइड इंटरफेरेंस का मतलब है कि कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब जैसे अभी तक चल रहा था ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे रूल रेगुलेशंस के अंदर हस्तक्षेप करती थी, तो अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित की जाएगी, जो हमारी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, एक तो उसके अंदर क्या था कि आउटसाइड इंटरफेरेंस ना के बराबर होगा, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगा। और सेकंड जो इन्होंने बोला था, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, ओके। तो ये हो गया 1934 के अंदर M.N. रॉय ने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी। 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की थी कि हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। अगेन 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कि हमारे देश की एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जिसके अंदर किसी भी प्रकार का जब हम उसका फ्रेम करेंगे, उसका गठन करेंगे, तो कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगा और उसका जो इलेक्टेड है उसका इलेक्शन या फिर वो इलेक्टेड की जाएगी, इलेक्टेड होगी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, ओके। उसके बाद क्या होता है, 1940 के अंदर उनकी इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आपकी डिमांड को हम स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने 1940 के अंदर इस डिमांड को, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी, इस डिमांड को उन्होंने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, ओके। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज अगस्त ऑफर, AUGUST, अगस्त ऑफर, ओके। इसी को अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या होता है, 1942 के अंदर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये नाम लिख लेना, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड, STAFFORD, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कौन थे? ब्रिटिश कैबिनेट थे ना, ब्रिटिश कैबिनेट, उसके मेंबर थे, ये कैंडिडेट से मेंबर से ब्रिटिश कैबिनेट के। तो 1942 के अंदर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा जाता है, इंडिया के अंदर भेजा जाता है ब्रिटेन से। किस लिए? ये एक प्रपोजल लेके आए थे कि इंडिया के लिए जो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा और उसको जो वर्ल्ड वॉर 2, आपको पता होगा कि उस टाइम पर 1940 के बाद उस टाइम वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो चुका था। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो आपकी इंडिपेंडेंट असेंबली की जो डिमांड है उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, मतलब उसको आपके देश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रपोजल वर जो थे लेकिन जो इनका प्रपोजल था, जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का जो प्रपोजल था, ये 1942 के अंदर लेके आए थे, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ये रिजेक्ट कर दिया गया था किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं, हमारे देश के अंदर हमें दो अलग अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है, मतलब दो अलग अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, एक इंडिया के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। मतलब उस टाइम पर जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड स्टार्ट कर दी थी, तो उनका कहना था कि उनके लिए
एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए, मतलब इंडिया की एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो और पाकिस्तान की एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, इसलिए उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स 1942 के अंदर जो प्रपोजल लेके आए थे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद फाइनली कैबिनेट मिशन आता है भारत के अंदर। कौन सा आता है? कैबिनेट मिशन आता है भारत के अंदर, और कैबिनेट मिशन भी एक प्लान लेके आता है। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया था कि जो 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड की जा रही थी ना मुस्लिम लीग के द्वारा, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कैबिनेट मिशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और इन्होंने एक अपनी एक स्कीम पेश की। किस चीज़ के लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इन्होंने एक अपनी अलग स्कीम पेश की और लगभग उस जो स्कीम थी उसको उन्होंने को जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने भी उसकी स्कीम को स्वीकार कर लिया था कुछ हद तक उस टाइम पर। तो मुस्लिम लीग ने भी जो कैबिनेट मिशन की जो स्कीम थी किसकी, या जो प्लान था कैबिनेट मिशन का जो प्लान था इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसको स्वीकार कर लिया मुस्लिम लीग ने भी। और इस प्रकार से नवंबर 1946 के अंदर, किस डेट में? नवंबर 1946 के अंदर इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका गठन कर दिया जाता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जो नवंबर 1946 के अंदर इंडिया की एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन किया गया था उसके अंदर क्या क्या फीचर्स थे, मतलब उसके अंदर कितने मेंबर्स थे और कौन कौन से मेंबर्स कहाँ से आते थे। तो अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो देखो, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्या मतलब है मेरा कि कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो आपको पता है कि नवंबर 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कर दिया गया था। तो कंपोजिशन का मतलब है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कितने मेंबर्स थे और उन मेंबर्स का सिलेक्शन कहाँ से किया गया था, किस बेस पर किया गया था, क्या इलेक्शन कराए गए थे, नहीं कराए गए थे। तो वो सब चीज़ इस कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। देखो, जो हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके अंदर जो कैंडिडेट्स थे, मेंबर्स थे, उनकी संख्या कितनी थी? 389। कितनी थी? 389। ये जो हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 में बनी थी उसके मेंबर्स की संख्या कितनी है? 389। और इन 389 में से 296 कैंडिडेट्स, या फिर बोल सकते हो 296 सीट्स किसको अलॉट की गई थी? ये सीट्स अलॉट की गई थी ब्रिटिश प्रोविंसेस को, ब्रिटिश प्रोविंसेस को। और इनके अलावा जो 93 सीट्स थी ये किसको अलॉट की गई थी? ये अलॉट की गई थी प्रिंसली स्टेट्स को। ओके, तो 296 सीट्स अलॉट की गई थी ब्रिटिश प्रोविंसेस को और 93 जो सीट्स थी वो अलॉट की गई थी प्रिंसली स्टेट्स को। प्रिंसली स्टेट्स का देखो, उस टाइम का जो हमारा इंडिया था ना, कुछ इंडिया का जो कुछ पार्ट है उसको तो ब्रिटिश इंडिया कंट्रोल कर रही थी और उसका जो कुछ हिस्सा था उसको जो हमारे राज्य रजवाड़े थे उस टाइम पर, जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब राज्य रजवाड़े जिसको कंट्रोल कर रहे थे उसको हम बोलते प्रिंसली स्टेट। तो कुछ सीट उनको दे दी गई थी। उनकी सीटों की संख्या थी जो 93, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंडर आई थी सीट, वो कितनी थी? 296। तो इन 296 सीट्स को अगेन फर्दर डिवाइड कर दिया था। मतलब इनको अगेन फर्दर डिवाइड किया हम लोगों ने कैसे? इसमें से 292 सीट्स तो किसको दी गई थी? जो गवर्नर प्रोविंसेस थी, गवर्नर प्रोविंसेस, ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंसेस को। और जो रिमेनिंग 4 सीट्स थी ये किसको दी गई थी? चीफ कमिश्नरीज प्रोविंसेस। अब इससे क्या मतलब है गवर्नर प्रोविंसेस से? तो उस टाइम पे गवर्नर प्रोविंसेस कितनी थी? 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी। ओके, तो उनको सीट जो अलॉट की गई थी वो कितनी थी? 292। और जो 4 सीट्स थी वो अलॉट की गई थी चीफ कमिश्नरीज प्रोविंसेस। तो आई थिंक ये नंबर्स में भी 4 थी और सभी चीफ कमिश्नरीज को एक एक सीट अलॉट की गई थी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ स्टेट होते हैं और यूनियन टेरिटरीज होती है ना, तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हो, उससे कंपेयर करके आप इनको समझ सकते हो। ओके, तो आई थिंक सीट तो हो गया क्लियर आपका कि 389 सीट्स थी, उसमें से 296 किसको दी गई थी? ब्रिटिश प्रोविंसेस को, 93 प्रिंसली स्टेट्स को। अब 296 में से अगेन फर्दर डिवाइड कर दी गई 292 सीट्स जो किसको दी गई थी? गवर्नर प्रोविंसेस को, जो नंबर्स में कितनी थी? 11। और जो रिमेनिंग 4 सीट्स थी वर टू बी अलॉटेड टू चीफ कमिश्नरीज प्रोविंसेस। ओके, अब देखो ये जो सीट का अलॉटमेंट किया गया था ये किस बिहाफ पर किया गया था? तो ये किया गया था पॉपुलेशन के बिहाफ पर। मतलब 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर एक कैंडिडेट, मतलब एक सीट अलॉट की गई थी। मतलब एक कैंडिडेट जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बैठेगा और उनको, मतलब उनका हेड रहेगा, मतलब उनको हेड करेगा वहाँ पर।
1 मिलियन पॉपुलेशंस के ऊपर एक कैंडिडेट। ओके, तो इसका जो रेशियो था वो क्या था, सीट अलॉटेड इन प्रोपोर्शंस टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशंस, जो उसकी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशंस थी उसके अकॉर्डिंग इन सीटों को अलॉट किया गया था। और पॉपुलेशंस कितनी थी, 1 मिलियन सीट के ऊपर 1 मिलियन पॉपुलेशंस के ऊपर एक सीट अलॉट की गई थी, 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट अलॉट की गई थी। ओके, ये तो हो गया पॉपुलेशंस का। अगर मैं बात करूँ कम्युनिटीज़ को, तो उस टाइम पर भी काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ थी, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ थी। तो इन सीटों को कम्युनिटीज़ के बेस पे भी डिवाइड किया गया था। जैसे जो ब्रिटिश गवर्नर की प्रोविंसेस थी, जैसे 296 सीट थी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को डिवाइड की गई थी, इन सीटों को अब जो प्रिंसली स्टेट के पास है 93 सीट्स, वो तो प्रिंसली स्टेट्स के पास है ही। ओके, अब जो 296 सीट्स थी इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये जो 296 सीट्स थी इनको कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करें तो कम्युनिटीज़ के हिसाब से कैसे डिवाइड किया गया था, एक तो मुस्लिम में इनको डिवाइड किया गया था, दूसरा सिख में, और तीसरा जर्नल के अंदर। अभी जर्नल क्या है, तो मुस्लिम और सिख को छोड़ के जो भी कम्युनिटीज़ बच गई वो सब किसके अंदर आ रही थी, जर्नल के अंदर, इंक्लूडिंग हिंदूज। हिंदू भी किसके अंदर थे, जर्नल के अंदर। तो मतलब सीट्स को कम्युनिटीज़ के बेस पे भी डिवाइड किया गया था, मुस्लिम के अंदर, सिख के अंदर और जर्नल के अंदर। जर्नल के अंदर मुस्लिम और सिख को छोड़ के जो भी कम्युनिटीज़ बच गई वो सब किसके अंदर आ रही थी, जर्नल के अंदर। ओके, तो सीट का एक तो प्रोपोर्शंस किस बेस पे डिवाइड किया गया था, प्रोपोर्शनल जो पॉपुलेशन थी उसके प्रोपोर्शन के बेस पे किया गया था। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, कम्युनिटीज़ के अंदर भी इसको डिवाइड किया गया था। तो 3 मेन कम्युनिटीज़ थी, मेजर कम्युनिटीज़ थी, मुस्लिम, सिख और जर्नल। इन 3 कम्युनिटीज़ के अंदर उसको डिवाइड किया गया था। अगर फोर्थ पॉइंट में बात करूँ इसका, अब बात करते हैं वोटिंग सिस्टम की। तो फोर्थ पॉइंट मतलब इनका क्या एक्चुअल में वोटिंग कराई गई थी इनकी। देखो जो इनका वोटिंग मेथड था वो क्या था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड के हिसाब से इनको इलेक्ट किया गया था। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटीज वर टू बी इलेक्टेड। जो कम्युनिटीज़ दे रखी थी ना, भी ये कौन कौन सी थी, मुस्लिम, सिख और हिंदूज़। तो जो इनके मेंबर्स इलेक्ट होके गए थे, मान लेते हैं अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का कोई मेंबर अगर इलेक्ट होके गया है, मुस्लिम कम्युनिटी का कोई मेंबर इलेक्ट होके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर गया है, तो जो उसका इलेक्शन किया गया था, मतलब उसको इलेक्ट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटीज़। मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर ने ही मुस्लिम कम्युनिटी के कैंडिडेट को इलेक्ट करके कहाँ भेजा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स ने ही मुस्लिम कैंडिडेट को इलेक्ट किया था। सेम एज सिख कम्युनिटी के जो कैंडिडेट्स या सिख कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे, इन्होंने ही सिख कम्युनिटी के कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया था। और जनरल कम्युनिटी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जनरल कम्युनिटी के कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया था। और उनका जो इलेक्शन का मेथड था वो क्या था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अभी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के मैं एक एक वर्ड को अच्छे से डिफाइन करूँगा। यहाँ पर हो सकता है, देखो अभी मैं सभी चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकता, यहाँ पर काफ़ी ऐसे वर्ड मिलेंगे जो शायद हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको, आप खुद से ट्राई करके देखो इन चीज़ों के बारे में। आप अगर इंटरेस्टेड हो, पढ़ना चाहते हो तो अच्छी बात है, पढ़ो। बाकी फिलहाल सिर्फ आप यहाँ पे याद रखो कि जो वोटिंग मेथड था वो क्या था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आगे जब आएंगे ये वर्ड, इनको अच्छे से मैं वहाँ पे डिफाइन करूँगा अच्छे से। तो वोटिंग मेथड हो गया हमारा, क्या था, एक तो जो कम्युनिटीज़ थी, कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे वही कम्युनिटी के उस कैंडिडेट्स को इलेक्ट कर रहे थे। दूसरा जो इनका वोटिंग मेथड था वो क्या था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके। और तीसरी बात एक और कि जो ये कैंडिडेट्स थे, क्या आपको लगता है कि उस टाइम पर, जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर जब वोटिंग सिस्टम होता है हमारा, वोट डाले जाते हैं MPMLAs के, तो 18+ जो एज के कैंडिडेट्स होते हैं, कोई भी पर्सन है वो जाके वोटिंग कर सकता है। तो क्या आपको लगता है उस टाइम पर भी ये वोटिंग की, जैसे 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस के ऊपर वोटिंग कराई जाएंगी, या इसको हमारी जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका गठन किया जाएगा। तो क्या एक्चुअल में अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था? नहीं। इलेक्ट तो हुए थे मेंबर, ठीक है, लेकिन सभी जितने भी, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर वोटिंग कराई गई थी। कुछ लिमिटेड लोगों को ही वोटिंग का राइट था उस टाइम पर, कुछ लिमिटेड लोगों को ही से ही वोटिंग कराई गई थी।
क्योंकि उस टाइम पर देखो पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं थी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर वोटिंग कराई जाए, इतना अच्छा सिस्टम भी नहीं था हमारे पास, डेवलप नहीं था उस टाइम पर कि हम पूरे इंडिया के अंदर उस टाइम पर वोटिंग करा सकें। तो एक्चुअल में कराई भी नहीं गई थी, कुछ लिमिटेड 5-10% लोगों के पास इसका राइट था जिन्होंने इसमें वोटिंग की थी। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अच्छा, ये तो बात की हम लोगों ने अभी उन 296 सीट्स के बारे में जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को अलॉट की गई थी। अब वो 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की गई थी, उनको क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। मतलब उसमें कोई इलेक्शंस वगैरह तो थे नहीं, इलेक्टेड तो होगा नहीं मेंबर्स, वो नॉमिनेटेड थे। अब नॉमिनेटेड क्यों थे, मतलब वहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं आता, भाई राजा आदमी है वहाँ पे, राजा क्यों इलेक्शन कराएगा, उसकी मर्जी, वहाँ का जो हेड है मतलब राजा है या फिर जो भी वहाँ का उस प्रिंसली स्टेट का हेड है, उसकी मर्जी, वो जिसको चाहे उसको नॉमिनेट करे, जिसको चाहे उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजे अपनी तरफ से, अपनी जो सीट उसको अलॉट की गई है उसका जो कैंडिडेट्स के रूप में। भाई वो क्यों इलेक्शन कराएगा वहाँ पर। ओके, तो जो प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स अलॉट की गई थी, इन पे क्या था, ये इनके जो कैंडिडेट्स थे इनको नॉमिनेट किया गया था वहाँ के जो प्रिंसली स्टेट का जो हेड था, चाहे वो कोई राजा हो या फिर जो भी कोई हेड है, उस हेड के द्वारा उसको नॉमिनेट किया गया था। ओके, अब देखो अभी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर जो सीट आती है उसमें क्या किया गया था, उनको इलेक्ट किया गया था। मतलब वो मेंबर क्या थे, इलेक्टेड थे, वहाँ वोटिंग कराई गई थी। बट भले ही वहाँ पे लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बिहाफ पर वोटिंग कराई गई हो, बट बोलेंगे तो इलेक्टेड ही ना मेंबर्स को, कहने में तो वैसे तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे बट थे तो इलेक्टेड। और जो प्रिंसली स्टेट्स के कैंडिडेट्स थे या मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आए थे, वो क्या थे, नॉमिनेटेड थे। मतलब उनको वहाँ के जो स्टेट का जो हेड था उन्होंने उसको नॉमिनेट किया था। नॉमिनेट का मतलब है कि भाई उसकी मर्जी, वहाँ का जो हेड है उसकी मर्जी, उन्होंने बोला ठीक है मेरी तरफ से या हमारी इस प्रिंसली स्टेट की तरफ से ये हमारा कैंडिडेट है, ये जाएगा हमें रिप्रेजेंट करेगा कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो इसको बोलते हैं नॉमिनेशन। इलेक्शन का मतलब हो गया जो इलेक्टेड, जो मतलब इलेक्ट होके गए हैं इलेक्शन के माध्यम से। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, पार्शली नॉमिनेटेड थी और पार्शली इलेक्टेड थी। पार्शली नॉमिनेटेड और पार्शली इलेक्टेड का मतलब है कुछ कैंडिडेट इसके अंदर जो थे वो इलेक्ट होके आए थे। अब 296 जो सीट है वो कैंडिडेट्स है वो तो इलेक्ट होके आए हैं, और जो रिमेनिंग 93 सीट कैंडिडेट्स थे जो प्रिंसली स्टेट्स के अंडर आती थी जो सीटें, वो क्या थे, नॉमिनेटेड थे। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड। ओके, भले ही जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होके आए थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे किसके द्वारा, असेंबली जो हमारी वहाँ की असेंबली थी ना, प्रिंसली स्टेट की जो असेंबली थी उनके जो कैंडिडेट्स थे उनके द्वारा उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था। और भले ही जो उनका इलेक्शन का मेथड था, वो उनका जो इलेक्शन किया गया था, इलेक्ट किया गया था, वो लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्ट किया गया हो, लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे उनको इलेक्ट किया गया था। वैसे 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्ट किया जाएगा, तो एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, तो इसलिए उनको लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी आपको याद रखना है। ओके, और पार्शियली इलेक्टेड थी, पार्शियली नॉमिनेटेड थी, ये भी याद रखना है। तो 3 पॉइंट हो गए यहाँ पे, एक तो पार्शियली इलेक्टेड, पार्शियली नॉमिनेटेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, और लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे उसका इलेक्शन किया गया था। ओके, तो ये तो हो गई हमारी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके कंपोजिशन के बारे में। अब देखो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर 296 सीट्स आती थी, तो उनका जो इलेक्शन किया गया था, इलेक्शन कब स्टार्ट हुआ था, उनका जो इलेक्शन स्टार्ट हुआ था जुलाई अगस्त 1946 के अंदर। कब स्टार्ट हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 में उनका इलेक्शन स्टार्ट हुआ था। ओके, जब इन 296 सीट के ऊपर, देखो 296 सीट की बात कर रहा हूँ जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंडर आती है, मैं उन 93 सीट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो प्रिंसली स्टेट के अंदर आती है, क्योंकि वहाँ पर तो इलेक्शन हुए नहीं थे ना, तो उनको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं 296 सीट्स के बारे में जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंडर आती थी और जिनको इलेक्टेड या इलेक्शन के माध्यम से या इनको इलेक्टेड किया गया था, जिन कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया गया था। ओके, तो इनके जो इलेक्शन कराए गए थे वो कराए गए थे जुलाई अगस्त 1946 के अंदर। जब इनके इलेक्शन हुए तो इनकी जो सीटें आई थी 296 में थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली थी 208 सीट्स। कितनी थी, 208। और मुस्लिम लीग को कितनी सीट्स मिली थी, मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीट्स। मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीट्स।
और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनको मिली थी 15 सीट्स। कितनी थी? 15 सीट्स। मतलब 296 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुए, उसमें से 208 मिली, 208 मिली किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। 73 सीट्स किसको मिली थी? मुस्लिम लीग को। एंड 15 सीट्स किसको मिली थी? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। उसके अलावा जो 93 प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की गई थी, वैसे तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई फर्स्ट, उसके अंदर उन्होंने उसको ज्वाइन करने से ही मना कर दिया था प्रिंसली स्टेट्स ने खुद को। मतलब ये था कि प्रिंसली स्टेट्स ने बोला हम अभी इसका पार्ट नहीं बनना चाहते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इसलिए उन्होंने अपने आप को उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से खुद को दूर रखा था वहाँ उस टाइम तक। देखो वैसे तो जो हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके अंदर सभी कम्युनिटीज़ के मेंबर्स ने भाग लिया था। अभी कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हमने बेसिकली डिस्कस की थी? मुस्लिम, सिख, हिंदू, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो वो कौन कौन सी है? पारसीज, एंग्लो इंडियन, पारसीज हो गई, एंग्लो इंडियन हो गई, उसके अलावा और इंडियन क्रिश्चियंस, SC ST, और साथ ही साथ वुमेन ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके अंदर वुमेन्स भी शामिल थी, मतलब वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन था इसके अंदर, वुमेन्स भी इंक्लूड थी। तो अब देखो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर कितनी सारी कम्युनिटीज़ थी। इन सभी कम्युनिटीज़ के मेंबर्स उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। मुस्लिम, सिख, हिंदू, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, SC कैंडिडेट्स भी थे, ST कैंडिडेट्स भी थे, यहाँ तक कि वुमेन्स भी थी। और अगर बात करें इंडिया की, सभी बड़ी पर्सनैलिटीज़ इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थी। सभी इंडिया की जो भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ है, सिर्फ एक महात्मा गांधी को छोड़कर। महात्मा गांधी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे। महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं किया था। ये चीज़ याद रखनी है। आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि क्या महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया था, तो नहीं, महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन। तो अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो देखो आप सभी को पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी तक बनकर तैयार हो चुकी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब कोई भी इस प्रकार की संस्थाएं होती है तो उसके अंदर आपको पता है किसी भी एक हेड का होना जरूरी है। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार होगी तो इसके अंदर किसी एक प्रेसिडेंट की नियुक्ति की जाएगी। वैसे इस टाइम पर कोई इलेक्शंस वगैरह प्रेसिडेंट के तो हो नहीं रहे यहाँ पर, तो जो सबसे सीनियर कैंडिडेट है, सबसे जो एज्ड कैंडिडेट है, उसको स्टार्टिंग में इसका प्रेसिडेंट वगैरह नियुक्त कर दिया जाता है। तो देखो बात करते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग की डेट याद कर लो, 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट होती है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट होती है। और इस मीटिंग का मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बाइकआउट किया था। मतलब मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग में ज्वाइन करने से मना कर दिया था। उनका वही रोना रप्पा बीवी कि उनको पाकिस्तान के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिक्वायरमेंट थी। मतलब उनको एक पाकिस्तान के लिए एक अलग कंट्री चाहिए और उनकी एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। वो अपनी उसी डिमांड पर अड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने इस फर्स्ट मीटिंग में ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो फर्स्ट मीटिंग के अंदर टोटल 211 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो हमारी अगर पूछे आपसे कि फर्स्ट मीटिंग में कितने कैंडिडेट्स थे, कितने मेंबर्स थे जिन्होंने फर्स्ट मीटिंग को ज्वाइन किया था, तो 211 मेंबर्स थे जिन्होंने फर्स्ट मीटिंग को ज्वाइन किया था। और जो प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया था इसके अंदर, तो इसके अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया था, जो सबसे एज्ड उम्र थे व्यक्ति थे। ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फर्स्ट मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ था? तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी एक तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। 211 मेंबर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, मतलब 211 मेंबर्स ने इसको ज्वाइन किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका टेम्परेरी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग में ज्वाइन करने से मना कर दिया था। मतलब मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसका बाइकआउट किया था। अब इसकी सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को ओके 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, जो इसकी सेकंड मीटिंग होती है उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या
परमानेंट प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया जाता है और साथ ही साथ इसके साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट को भी नियुक्त कर किया जाता है। तो उनके नाम क्या क्या थे? HC मुखर्जी और दूसरा था VT कृष्णमाचारी। ओके, एक तो HC मुखर्जी और सेकंड जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? VT कृष्णमाचारी। तो सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया जाता है इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। साथ ही साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट की भी नियुक्ति की जाती है। कौन कौन थे? HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। इसकी थर्ड मीटिंग स्टार्ट होती है 13 दिसंबर 1946 को। किस डेट को? 13 दिसंबर 1946। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद रख लेना। किस लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, जो फ्यूचर में बनने वाले थे। उस टाइम पर थे नहीं, बट जो फ्यूचर में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। क्या पेश किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ओके, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था उस दिन। और ये क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, तो आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि आपकी बुक होती है ना, बुक के अंदर आप जैसे फ्रंट पेज के ऊपर, जो फर्स्ट पेज होता है बुक का, उसके ऊपर बुक का इंडेक्स लगा हुआ होता है। आप उस इंडेक्स को देखकर बता पाते हो कि आपकी पूरी बुक के अंदर, उस पूरी बुक में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या टॉपिक्स मिलने वाले हैं आपको पढ़ने को। सेम इसी प्रकार से जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की हेल्प से, मतलब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आप ये समझ सकते हो कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका ये इंडेक्स है। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हम पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जायजा ले सकते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली है, कि मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार का रहने वाला है। एक प्रकार से जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है कि अपनी जैसे बुक का इंडेक्स होता है, उसी प्रकार से इसको आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, मतलब जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सार आपको इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर मिल जाएगा। और जो आज की डेट में हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं ना, वो इसी का मॉडिफाइड रूप है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही। ओके, तो 13 दिसंबर 1946 को हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके, तो ये डेट भी याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946। साथ ही साथ नाम भी याद रखना है कि किन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा पॉलिटिकल लेवल के हिसाब से, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये हमें फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर जो है उसकी, मतलब उसका एक तो फंडामेंटल एंड फिलोसफी, ये 2 चीज़ें प्रोवाइड करता है किसकी? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, अब यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या क्या पता चलता है कि इसके अंदर, जैसे इसको हम पढ़ते हैं तो क्या क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत क्या क्या कहा गया था वो देखते हैं। देखो, जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसके तहत ये कहा गया था, जैसे कि अभी मैंने बताया स्टार्टिंग के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत किस लिए थी? देश को ऑपरेट करने के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने के लिए किसकी ज़रूरत थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत थी। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पढ़ा, तो उन्होंने इसमें के तहत इसमें कहा गया था कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो इंडिया को एक सोवरेन रिपब्लिक एंड क्या इंडिपेंडेंट सोवरेन एंड रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर करती है। कौन? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन एंड रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर करती है। ओके, साथ ही साथ हमारे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने की घोषणा करती है, जिससे हम फ्यूचर के अंदर अपना प्रशासन, जो फ्यूचर में या भविष्य का जो हमारा प्रशासन है उसको चलाने में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी मदद करेगा, हेल्प करेगा। ओके, तो 2 चीज़ों को डिक्लेयर की थी। फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या क्या? एक तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इंडिया को इंडिपेंडेंट सोवरेन एंड रिपब्लिक डिक्लेयर करती है। अब इन वर्ड पे मत जाना, इंडिपेंडेंट का मतलब आप सब लोगों को पता है, ठीक है। सोवरेन, रिपब्लिक, अगर मीनिंग समझ में ना आए तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, प्रेम्बल पढ़ेंगे ना, एक एक वर्ड को अच्छे से डिफाइन करूँगा बिल्कुल डिटेल में। शायद हो सकता है एक वर्ड पे एक पूरा लेक्चर हो जाएगा 1 घंटे का, इतना बड़ा मीनिंग है इनका।
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फर्स्ट पॉइंट के तहत क्या कहा था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या कहा गया था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया को इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक डिक्लेयर करती है, साथ ही साथ इंडिया के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा कर दी है, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की घोषणा करती है, जो फ्यूचर के अंदर हमारे इंडिया की जो गवर्नेंस है या फिर फ्यूचर के अंदर जो हमारा भविष्य के अंदर जो इंडिया का प्रशासन है उसको चलाने में हमारी मदद करेगा। कौन, हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जिसका निर्माण किया जाएगा। सेकंड पॉइंट में कहा गया था कि वो सभी पार्ट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि वो सभी पार्ट जो इंडिया का हिस्सा हैं या फिर जो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हैं या फिर भारत के उसके अलावा जो जैसे प्रिंसली स्टेट के अंदर जो हिस्से एरिया आते थे ना, वो सभी रीजन्स, साथ ही साथ इंडिया के बाहर का भी वो कोई हिस्सा या बाहर का वो कोई क्षेत्र जो इंडिया के अंदर शामिल होना चाहता है या इंडिया को ज्वाइन करना चाहता है, वो सभी क्या होंगे, इंडियन यूनियन का हिस्सा होंगे, शैल बी द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। ओके, कौन कौन, एक तो वो एरिया जो ब्रिटिश भारत में शामिल था, उसके अलावा भारतीय राज्यों में शामिल क्षेत्र, मतलब प्रिंसली स्टेट के अंदर जो क्षेत्र आते थे, जो राज्य आते थे वो, साथ ही साथ वो अन्य राज्य, भारत से बाहर के भी वो अन्य राज्य या फिर उसके अलावा और कोई राज्य जो भारत का हिस्सा होना चाहते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं खुद अपनी मर्जी से, वो सभी रीजन्स इंडियन यूनियन का हिस्सा होंगे। ओके, तो थर्ड पॉइंट जो कह रहा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत वो क्या है, थर्ड पॉइंट कहता है कि जो भी बाउंड्रीज है, टेरिटरीज है स्टेट्स की, उनको लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लॉ बनाए जाएंगे ना, उसके अकॉर्डिंग इन बाउंड्रीज को चेंज किया जाएगा, अल्टर किया जाएगा। ओके, साथ ही साथ देखो जो रेज्यूडरी पावर है या फिर स्टेट को चलाने के लिए जो भी पावर्स की रिक्वायरमेंट है वो सभी स्टेट को दे दी जाएगी। स्टेट को फुल बोल दिया भाई आप जाओ एंजॉय करो। स्टेट को ऑपरेट करने के लिए, आपकी स्टेट को ऑपरेट करने के लिए जो भी पावर चाहिए या फिर जो रेज्यूडरी पावर है वो सब की सब पावर्स किसको दे दी जाएगी, स्टेट्स को दे दी जाएगी। लेकिन जो पावर यूनियन के पास होनी चाहिए, मतलब जो पावर यूनियन के पास है वो स्टेट को नहीं दी जाएगी, उन पे किसी भी प्रकार की स्टेट को छूट नहीं दी जाएगी। अब यूनियन पावर क्या होती है, देखो ये चीज़ें ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, साथ में रेज्यूडरी पावर होती है। चार चीज़ें फ्यूचर के अंदर पूरा लेक्चर पढ़ने को मिलेगा, 1-1.25 घंटे का, 1-1.5 घंटे का। ओके, अगर अभी समझ में ना आए तो कंफ्यूज मत होना क्या बोल दिया ये इसके अंदर। अभी मैंने बताया ना जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये हमारा इंडेक्स है। ओके, सिर्फ हमें हेडलाइंस बता रहा है कि ये चीज़ें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी। आप मान के चलो जो ये एक पॉइंट में बोल रहा हूँ ना, इन एक पॉइंट के ऊपर आपको कई घंटे का लेक्चर पढ़ने को मिलेगा आगे, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं अभी फिलहाल जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। आफ्टर दैट इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या बताया था मैंने, सॉरी थर्ड पॉइंट के तहत कि जो भी पावर्स हैं वो रेज्यूडरी पावर हो या फिर स्टेट को ऑपरेट करने के लिए जिस भी पावर की रिक्वायरमेंट है सब स्टेट को दे दी गई। बोला ठीक है आपको छूट दे दी जाती है, आप इंजॉय करो, स्टेट को चलाओ, ऑपरेट करो, बट हाँ वो जो पावर जो यूनियन के अंदर है उन पावर पे वो पावर स्टेट को नहीं दी जाएंगी। अब जैसे यूनियन के अंदर कौन कौन सी पावर होती है जस्ट मैं आइडिया देता हूँ। जैसे कि हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, ओके, या फिर जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स के मैटर्स हो गए, वो सब पावर्स किसके पास होती है, यूनियन के पास होती है। उन पे स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता। अब डिफेंस के ऊपर स्टेट का क्या लेना देना ये बताओ आप। अगर हमारा इंडिया का पाकिस्तान के साथ कोई किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस चल रही है, इंडिया की चाइना के साथ किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस चल रही है, उसमें सेंटर अपना योगदान दिखाता है ना, उसके अंदर कोई स्टेट का तो कोई लेना देना होता नहीं किसी भी स्टेट का। ओके, तो इस प्रकार की जो पावर्स होती है ना वो किसके पास है, ओनली यूनियन के पास है। उसके अलावा जो भी पावर्स थी वो किसको दे दी गई थी, स्टेट को दे दी गई थी। साथ में रेज्यूडरी पावर भी सारी स्टेट को दे दी गई थी। यहाँ पर मैं अभी बता चुका हूँ, डिफाइन नहीं करूँगा, इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं बस आइडिया दे दूंगा आप लोगों को। ओके, आप इंटरेस्टेड है देख सकते हो, बाकी पूरे लेक्चर पढ़ेंगे फ्यूचर में इन पर पढ़ने को मिलेंगे हम लोगों को। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो भी पावर है, ऑथोरिटी है, पावर्स है इंडिया के अंदर, ओके, ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ सोवरन इंडिपेंडेंट इंडिया दैट कम्स फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंट जो सोवरन इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके अंदर जो भी पावर्स निकल के आती है वो सब कहाँ से आती है, पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लोगों से। क्या मतलब है इस चीज़ का, पीपल ऑफ इंडिया से क्या मतलब है भाई, पीपल ऑफ इंडिया से देखो आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो पावर है पूरे देश को चलाने के लिए कहाँ से आती है, मतलब कौन ऑपरेट करता है पूरे कंट्री को, पार्लियामेंट। ओके भाई, पार्लियामेंट के अंदर ही तो लोकसभा राज्यसभा आती हैं,
वही तो हमारे स्टेट को, हमारी कंट्री को ऑपरेट करती हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो अब लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स बैठते हैं वो कहाँ से आते हैं? इलेक्ट होके तो आते हैं लोकसभा के मेंबर, आपको पता है। अब लोकसभा के मेंबर जो इलेक्ट होके आते हैं वो कहाँ से आते हैं? उनको इलेक्ट कौन करता है? भारत की जनता, पीपल ऑफ इंडिया। भाई भारत के लोग ही तो उनको इलेक्ट करके भेजते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो पावर आती है, मतलब जो ऑल पावर्स फॉर सोवरन इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए जो भी पावर्स निकल के आती है, जो अथॉरिटी निकल के आती है, दैट कम्स फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से निकल के आ रही है। भले ही उसका मेथड ये हो कि हम उसको इलेक्ट करते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। ओके, तो इसलिए जब हमारा प्रीएम्बल पढ़ते हैं उसके अंदर स्टार्टिंग में अंदर पहली लाइन लिखी थी, फर्स्ट लाइन जो लिखी है प्रीएम्बल के अंदर, वो क्या लिखी हुई है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो आई थिंक फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया कि ऑल पावर्स ड्राइव्ड फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रख लेना, कभी भी पूछ सकता है आप लोगों से। फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है कि हमें फंडामेंटल राइट्स की गारंटी प्रोवाइड करता है। वैसे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है फिफ्थ पॉइंट के अंदर, डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि 5 घंटे का लेक्चर मैं अगर 5 वर्ड में कैसे बता सकता हूँ आप लोगों को, यार ये बताओ। जस्ट बता रहा हूँ कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये हमें फंडामेंटल राइट की गारंटी प्रोवाइड करता है। किसकी? फंडामेंटल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या चीज़ है? 5-6 लेक्चर है, पूरा पढ़ेंगे डिटेल से, 5-6 घंटे का वीडियो लगा, 5-6 घंटे के लेक्चर रहेंगे लगभग, ये मान के चलो आप। 6th में कह रहा है कि माइनॉरिटीज़, SC ST, इनको भी सुरक्षा प्रोवाइड करता है। जो भी माइनॉरिटीज़ हैं जैसे SC हो गया, ST हो गया, इसके अलावा भी और कोई माइनॉरिटीज़ कास्ट वगैरह होगी, उनको क्या करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? सुरक्षा प्रोवाइड करता है। मतलब इनके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं। इन पे भी आपको लेक्चर पढ़ने को मिलेंगे पूरा डिटेल के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जस्ट आइडिया दे रहा है आप लोगों को कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें फ्यूचर के अंदर हमारी इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के अंदर पढ़नी है या फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें पढ़ने को मिलेंगी। 7th जो पॉइंट है वो कह रहा है कि जो इंडिया की इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक इंडिया, उसको मेंटेन करके रखा जाएगा। इसको इंटीग्रिटी ऑफ सोवरन इंडिपेंडेंट इंडिया, जो सोवरन इंडिपेंडेंट इंडिया है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखा जाएगा। मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक एंड सोवरन इंडिपेंडेंट इंडिया। साथ ही साथ इट्स सोवरन राइट्स, जो इसके सोवरन राइट्स है कहाँ कहाँ पर? लैंड पर, सी पर और एयर के अंदर, उनको भी अकॉर्डिंग टू लॉ, उनको भी मेंटेन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग उनको भी मेंटेन किया जाएगा। लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे सोवरन राइट्स हैं कहाँ कहाँ पर? लैंड पर, सी पर, एयर के अंदर, उनको भी मेंटेन किया जाएगा। 8th नंबर पॉइंट ये कहता है कि जो हमारी इंडिया की जो पवित्र भूमि है, हमारी लैंड है, इसको विश्व के अंदर इसकी जो ऑनर्ड प्लेस है या फिर जो इसका अधिकार है वो दिलाया जाएगा। साथ ही साथ में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी इस चीज़ की गारंटी देता है कि वर्ल्ड पीस, विश्व शांति, या फिर ह्यूमन मैनकाइंड्स के लिए, या फिर ये कह सकते हो कि वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए भी हम अपनी जो मतलब उस चीज़ की भी गारंटी देते हैं कि हम वर्ल्ड पीस के अंदर भी हमारा पूरा योगदान रहेगा और साथ ही साथ वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए भी हमारा पूरा योगदान रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत कहा गया था। अब इनके ऊपर सभी के ऊपर आपको डिटेल्स लेक्चर पढ़ने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से 22 जनवरी 1947, ये डेट याद कर लो, 22 जनवरी 1947 को हमारा ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो भी हमने पढ़ा है, इसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। ओके, तो अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही। बचा हुआ जो सेकंड पार्ट है इसका, जो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद ना आया ना तो बिल्कुल डिसलाइक करके जाना, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर कर दो जितना हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अपना इसके अंदर 100% एफर्ट देने की कोशिश करूँगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की कि सिर्फ आप 3 से 4 मिनट वीडियोस देख लो, गारंटी दे रहा हूँ इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर फ्यूचर के अंदर कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी।
ओके, देखो ये चीज़ें ऐसा हो सकता है आप लोगों को स्टार्टिंग में बहुत सी चीज़ें समझ ना आ रही हो, जैसे मैंने अभी कुछ चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, या आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन मैं जस्ट बोल रहा हूँ यार, मैं जस्ट ये अभी फिलहाल ये हेडलाइंस थी जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर मैंने बताई आप लोगों को। कई कई घंटों के लेक्चर देखने को मिलेंगे आपको इन पे। ओके, तो डिटेल में क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।